ओके, आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग। तो हमारा पहला पॉइंट होगा कि व्हाट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है? What is framework? Then another is how framework works. Then थर्ड एजेंडा होगा हमारा स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, तो व्हाट इज स्प्रिंग। नाउ फोर्थ, अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। स्प्रिंग के कंपोनेंट्स, तो जो मेजर कंपोनेंट है वो है टीआई, एंड फिफ्थ कंपोनेंट है आईओसी। देन इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे एक प्रोग्राम। ये देख लेते हैं कि हम यहाँ प्रोग्राम तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी अभी नेक्स्ट क्लास भी रहेगी। फिर भी हम जितना हो सके उतना कंप्लीट करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होता क्या है? आपको अगर माइंड में कुछ ऐसे दिक्कत आती है कि एपीआई और फ्रेमवर्क क्या ये दोनों सेम ही होते हैं, तो वो भी आज आपके दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें, पॉइंट है व्हाट इज फ्रेमवर्क। Then what is framework? Point number one, ये framework क्या है? Framework is a group of pre-written code. Okay? पहले से लिखे हुए कोड का एक ग्रुप, एक कलेक्शन कहलाता है फ्रेमवर्क। तो यहां हम लिख देते हैं फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न कोड। अब इस प्री रिटर्न कोड को कौन यूज करता है? इट इज यूज बाय डेवलपर। और क्यों यूज करता है ये डेवलपर पहले से लिखे हुए कोड को? टू क्रिएट एप्लीकेशन। ओके, अगर जावा की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं टू क्रिएट एप्लीकेशन यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्पेशली अगर जावा पे फोकस करके हम बताएं कि फ्रेमवर्क इन जनरल हम बता देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा भी अगर आपको पता करना है तो मैं आप लिख भी देता हूँ कि जावा फ्रेमवर्क आर स्पेसिफिक टू द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कि फ्रेमवर्क क्या होता है, देन फिर हम स्प्रिंग की तरफ बढ़ेंगे। फिर आता है कि डिफरेंस, क्योंकि सर एपीआई जो होता है उसमें भी प्री रिटन कोड्स होते हैं, तो फ्रेमवर्क में भी प्री रिटन कोड्स है, पहले से लिखे हुए कोड्स है। तो क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों डिफरेंट है? तो एक क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा वो है डिफरेंस बिटवीन एपीआई एंड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क और एपीआई में क्या डिफरेंस है? अगर आप थोड़ा सा जनरल यानी कि आपके इर्द गिर्द आप चीजें देखोगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फोन है, और उस सैमसंग के मोबाइल फोन में मैं गूगल मैप्स देख सकता हूँ। तो मेरे सैमसंग के मोबाइल फोन में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इन गूगल मैप्स को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो क्या यूज किया उसने? गूगल मैप एपीआई। ओके, गूगल मैप एपीआई। अब ये सैमसंग का जो भी ऑनर होगा, वो ऑनर इस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके क्या उस एपीआई में कुछ चेंजेस कर सकता है गूगल की? नहीं, क्योंकि गूगल की एपीआई उसको कौन हैंडल कर रहा है? गूगल ही हैंडल कर रहा है। कौन उसमें चेंज करेगा? गूगल ही चेंज करेगा। हम नहीं होंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? उस एपीआई को यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क में हम क्या कर सकते हैं? तो भाई फ्रेमवर्क में एक कॉमन स्ट्रक्चर डिफाइन रहता है, जिसमें प्रोग्रामर बार बार उन कोड्स को यूज करके उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ओके, तो फ्रेमवर्क में हमें क्या प्रोवाइड होता है? टूल्स, ताकि हम उस फ्रेमवर्क के कोड को तो यूज कर सके, और साथ ही साथ उन कोड के साथ हम कोई नया प्रोग्राम भी क्रिएट कर सके। तो इनको बोलते हैं हम फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क से होगा क्या? आपका पहले से बना हुआ कोड अगर आपको सिर्फ यूज करना है और थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपका बहुत सारा काम कुछ काम में सिमट जाएगा, और आपका जो टाइम है वो भी क्या हो जाएगा? सेव।
ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको कम से कम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सको। यहाँ लिखते हैं कि एपीआई इज एन इंटरफेस। सिंपल, अगर एपीआई को ऐसा भी जानना है कि मैं अमेजोन से शॉपिंग कर रहा हूं और मैंने वहां पे सेलेक्ट किया यूपीआई से मुझे पेमेंट करना है, तो जैसे ही मैंने यूपीआई से पेमेंट क्लिक किया तो वो कहाँ पर रिडायरेक्ट कर देता है, पेटीएम पे, ठीक है, या फोन पे। तो पेटीएम, फोन पे, यहाँ पर हो सकता है कि कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही हो। तो ये जो एपीआई से ये एक तरह से इंटरफेस का काम करती है, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में। ओके, तो एपीआई इज एन इंटरफेस टू सेट ऑफ components that's encapsulate functionality ओके। इनकैप्सुलेट का करने का मतलब क्या है कि भाई क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो हम आपको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, सिर्फ हम आपको क्या दिखाएंगे, फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर फंक्शनैलिटी को भी क्या कर दिया गया, इनकैप्सुलेट कर दिया गया। कि आपको पेमेंट करना है तो ठीक है, फोन पे जाके आपसे पे का बटन दबा दीजिए, लेकिन अंदर क्या काम हो रहा है, कौन सी फंक्शनैलिटी यूज हो रही है, वो अमेजोन को नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है, एपीआई। अब आते हैं फ्रेमवर्क। वाइल फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या है, तो फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ क्लासेस। साथ में क्या मिलता है आपको, टूल्स, क्योंकि आपको डेवलप भी करना है, एंड इससे जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये एपीआई और फ्रेमवर्क में ये डिफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब ये फ्रेमवर्क हमारे काम में कैसी मदद करता है। प्री रिटर्न कोड तो है सर, क्लासेस जो रिलेटेड कंपोनेंट जो होते हैं जो प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ फ्रेमवर्क वर्क। फ्रेमवर्क वर्क कैसे करते हैं, तो उनका कोई एम या कोई एजेंडा तो होता होगा। यहाँ लिख देते हैं, द एम ऑफ फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड अ कॉमन स्ट्रक्चर। इससे होगा क्या, डेवलपर को बार बार कोड स्टार्टिंग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी पॉइंट को कंटिन्यू करें, सो दैट डेवलपर don't have to redo the program from start। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो बनी बनाई चीजें उन्हीं को क्या करो, यूज करो, एंड कैन रीयूज द कोड that are provided by framework। तो ये यूज है। नाउ नेक्स्ट, तो फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है ये भी हमें पता पड़ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज स्प्रिंग। तो स्प्रिंग भी क्या है, फ्रेमवर्क। यहां से आपकी कहानी स्टार्ट हुई। व्हाट इज फ्रेमवर्क, ये पता पड़ गया। हाउ फ्रेमवर्क वर्क्स, ये भी पता पड़ गया। अब स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि इसमें पहले से कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, कैन रीयूज, बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस स्प्रिंग में क्या होगा, सेट ऑफ क्लासेस होंगी, टूल्स होंगे और कुछ रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे जो प्रोग्राम को हेल्प करने में, डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो ये सब भी क्लियर। अब पता पड़ गया कि स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में ये चीजें होती है, तो मतलब स्प्रिंग में भी ये सब है। लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर हम निकालें।
यहां लिख देते हैं इट इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री टू एक्सेस एंड इजी टू मैनिपुलेट। फ्री में आप एक्सेस भी कर सकते हो और उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। अब लेकिन ये स्प्रिंग किसके लिए है? तो अभी हम जावा की बात करें तो थोड़े जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यहाँ पर हम लिख देते हैं। दैट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि स्प्रिंग को एक्चुअली बनाया कैसे, क्यों गया था, क्या पर्पस था, या स्प्रिंग का मेन पर्पस क्या है? तो जावा एप्लीकेशन, सॉरी, जावा डबल एप्लीकेशन मतलब एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन को इजीली डेवलप कर सके, इसलिए जावा फ्रेमवर्क बनाया गया। यहाँ लिखे इट मेक्स द इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा डबल एप्लीकेशंस। जावा डबल एप्लीकेशन कौन सी? वेब एप्लीकेशंस, या हम बोल सकते हैं एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस। इनको क्रिएट करने के लिए जावा डबल का हम यूज करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट आता है स्प्रिंग इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है। तो किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एपीआई, किसी भी फ्रेमवर्क को हम लाइट वेट क्यों कहते हैं? लाइट वेट हम कब कहते हैं? जब वो कोई सिंगल पर्पस सिर्फ एक ही बार परफॉर्म करे। जैसे लाइट वेट, मैंने आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्प्रिंग पढ़ना है। अब मैंने आपको टारगेट दे दिया कि आज के दिन आपको सिर्फ स्प्रिंग पढ़ना है, ना ही आपको खाना खाना है, ना ही आपको मान लो भूख भी नहीं लग रही है, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना, आपको सिर्फ स्प्रिंग पढ़ना है। तो हमारे पास सिर्फ बर्डन कितना है? एक। ओके, और किसी चीज पे हमें ध्यान नहीं देना है, तो हम ऐसे क्या हो गए? लाइट वेट। क्यों? क्योंकि हमें एक सिंगल पर्पस के लिए ये काम करना है। ओके, तो स्प्रिंग कैसा है? लाइट वेट। नाउ एक और पॉइंट आपने सुना होगा या भी आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिला हुआ है। अब स्प्रिंग के थ्रू आप हाइबरनेट कर सकते हो, हाइबरनेट अटैच कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ओआर। और भी है जैसे कि जेएसएफ, जेपीए, ये कई सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो हम स्प्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं। तो क्या हम स्प्रिंग को ऐसा बोल सकते हैं? स्प्रिंग इज अ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क। स्प्रिंग क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का भी फ्रेमवर्क है, बिकॉज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस फ्रेमवर्क सच एज स्ट्रक्ट्स, हाइबरनेट, ईजेबी, जेपीए, जेएसएफ और भी बहुत सारे। तो स्प्रिंग को हम फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब पर्पस पे आ गए हम, ठीक है, पर्पस पे आए। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ये तो समझ में आया कि इजी इजी डेवलपमेंट ऑफ जावा डबल एप्लीकेशन, ये समझ में आया। और ये हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा देता है ताकि हम जावा की एप्लीकेशन को अच्छे से बना सकें। ये लाइट वेट फ्रेमवर्क है, इसको फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क भी कहते हैं। लेकिन इस सब का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया कि स्प्रिंग एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये तो उसकी बड़ाइयां हमने कर दी कि लाइट वेट है, फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क है, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन बनाते हैं, ये सब। लेकिन मेन पर्पस क्या है स्प्रिंग का, अभी भी वो हिडन है। तो इस पॉइंट से हम स्प्रिंग को समझ जाएंगे। स्प्रिंग इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। स्प्रिंग एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है, और यहीं से अब कहानी चालू हो जाएगी।
अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से टू मेक अवर जावा एप्लीकेशन लूजली कपल्ड। हम अपने जावा एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड रख सकते हैं। अब ये पूरा समझ में आया। ये लास्ट पॉइंट ये मेन है कि स्प्रिंग एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। इसकी मदद से हम जावा एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आए जिनको हम हाईलाइट करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन और दूसरा पॉइंट है लूजली कपल्ड। इन दोनों को समझें, क्या है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और क्या है लूजली कपल्ड। मैंने ऊपर लिखा भी है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, चलिए मैं एक प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। क्लास ए, क्लास ए के अंदर इस ए का कंस्ट्रक्टर मैं क्रिएट कर रहा हूँ या कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। एक क्लास हमने बनाई बी। इस बी क्लास में हम बी का कंस्ट्रक्टर रख देते हैं और इस बी क्लास के अंदर हम ए का ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे टाइट कपलिंग। किस पॉइंट को हम बोलेंगे टाइट कपलिंग? ये जो पॉइंट है इसे हम बोलेंगे टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड। अब ये क्यों टाइटली कपल्ड है पहले वो समझे, और कैसे लूजली कपल्ड कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो सिनारियो है क्लास ए एंड क्लास बी, और क्लास बी के अंदर क्लास ए का हमने ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये है टाइटली कपल्ड। क्यों है वो देखें। सबसे पहले हम आते हैं क्लास बी पे। क्लास बी एक क्लास है। इस क्लास को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, है ना कहीं जरूरत होगी इसे। तो इस बी क्लास को क्लास ए के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इस बी क्लास की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? क्लास ए के ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि बी क्लास के अंदर ए क्लास को हम यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि मान लेता हूं मेरा नाम है प्रवीण। मान लेता हूं कि मेरा नाम है ये प्रवीण। मेरा नाम है प्रवीण और मुझे कुछ काम करवाना है। मान लेते हैं किसी ऑफिस में मुझे काम करवाना है, तो उस ऑफिस में एक मेरा फ्रेंड काम करता है अमन। तो मुझे लगता है कि मैं अगर अमन से ये काम बोलूं तो वो जल्दी काम करवा देगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो अमन को मैं अगर बोलूं तो वो पूरा ही काम करवा देगा ऑफिस का। तो मेरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर हुई? अमन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑफिस में मैं और किसी को जानता नहीं हूँ और ऑफिस का प्रोसेस मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ किसको जानता हूँ? अमन को। तो मेरी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? अमन के ऊपर। ठीक है, उसी तरह इस बी क्लास के अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। मतलब इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इस बी क्लास में काम कर रहा होगा। तो बी क्लास किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए क्लास के ऊपर। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि बी क्लास किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस ए क्लास के ऊपर। ओके जी, मतलब बी क्लास पूरा ए क्लास पे डिपेंडेंट है। तो इसी डिपेंडेंसी को अगर हम बोले कोई एक क्लास पूरी की पूरी तरह ही किसी अनदर क्लास पे डिपेंडेंट है, तो इसी को कहते हैं हम टाइट कपलिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया? टाइट कपलिंग। क्यों टाइट कपलिंग हुआ वो भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि मैं अगर इस एक क्लास को डिलीट कर देता हूं, जब एक क्लास ही नहीं है तो बी क्लास जो अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करवा रहा है, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं।
मतलब ए क्लास में अगर कोई दिक्कतें आती है तो ऑटोमेटिकली बी क्लास में भी वो दिक्कतें या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। इसी को बोलते हैं टाइट कपलिंग। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मदद से हम, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क, वापस आते हैं, ओहो, वापस आते हैं हम नोट्स पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क की मदद से हम जावा के एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बना सकते हैं। अब लूजली कपल्ड कैसे और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे, ये पॉइंट्स अभी आ जाएंगे। अब आप यहां पर देख के बताइए किसकी वजह से टाइट कपलिंग हुई। इस लाइन की वजह से टाइट कपलिंग, इस लाइन की वजह से टाइट कपलिंग हुई है। तो ये काम हम ना करके हम इस काम को बोल देते हैं कि कौन परफॉर्म करे, आईओसी। यहां हम एक काम करते हैं, जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा तब हम इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को किसी और से लिखवा दें। किसी और से मतलब स्प्रिंग से लिखवा दें, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग ही लिख देगा ये वाला स्टेटमेंट। तो इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये जो डिपेंडेंसी थी, ये ड्यूरेशन रन टाइम पे कहां पर इंजेक्ट कर दी, क्लास बी में। ओके, जो हाईलाइट किया है मैंने स्टेटमेंट, वो रन टाइम पे कहां पर इंजेक्ट कर दिया, क्लास बी में। और किसने इंजेक्ट किया, तो स्प्रिंग ने इंजेक्ट किया। तो आपको यहां पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, स्प्रिंग खुद इस जगह क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। इस काम को कौन कर देगा, स्प्रिंग। ठीक है, तो स्प्रिंग को इसीलिए क्या कहा जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। जहां आपको जरूरत है वहां पर ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आप ये काम मैन्युअली ना करो, ये काम कौन कर देगा, स्प्रिंग ही कर देगा। और ये काम करने को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। अब दो पॉइंट्स जो हैं उन पे हम फोकस करें, थोड़ा ऊपर आते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो मैं पहले आपको इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल बता देता हूँ। ओके, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रिजल्ट, या द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रिलेटिव पोजीशन। अगर इसका मीनिंग देखें तो ऐसा है। तो अभी इंजेक्ट कौन कर रहा था, आप कर रहे थे, यूजर कर रहा था या डेवलपर कर रहा था। अब डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो कंट्रोल, इंजेक्ट करने का कंट्रोल कौन हाथ में ले लेगा, स्प्रिंग। ठीक है जी, तो अब कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और उन पे ध्यान देते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आया कि आपको नहीं इंजेक्ट करना है, किसको इंजेक्ट करना है, स्प्रिंग को। पॉइंट नंबर वन, द प्रोसेस ऑफ dependency injection is known as inversion of control। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा बोल देता हूं कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों स्प्रिंग स्प्रिंग के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मेजर कंपोनेंट यही दोनों। नेक्स्ट, तो मेजर कंपोनेंट है तो यह बोल देते कोर पार्ट है। तो लिख देते हैं, आईओसी कंटेनर इज अ कोर पार्ट ऑफ स्प्रिंग which is used to manage the application bean। तो भाई आप एक क्लास बनाते थे, बीन क्लास, कुछ याद होगा आपको, आपने अभी तक पढ़ा होगा।
तो बीन क्लास को मैनेज करने के लिए आईओसी कंटेनर का यूज किया जाता है। अच्छा, आप बोलोगे सर अभी अभी यहाँ पर आपने कंपोनेंट लिख दिया और यहाँ पर कंटेनर लिख रहे हो, ठीक है। तो भाई कंटेनर भी एक कंपोनेंट होता है। जैसे कि थाली के अंदर कटोरी रख रहे हो तो थाली क्या हुआ, कंटेनर, कटोरी क्या हुई, कंपोनेंट। और भी अगर इसको डिटेल में देखोगे तो कटोरे के अंदर हमने सब्जी रख दी तो अब कटोरी क्या बन गया, कंटेनर, और सब्जी क्या बन गई अंदर, कंपोनेंट। ठीक है, तो कंटेनर भी कंपोनेंट होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का। अब नेक्स्ट पार्ट आता है। सर ये पता पड़ गया कि ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर जो है वो स्प्रिंग का पार्ट है जिसका यूज एप्लीकेशन बीन या बीन क्लासेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। लेकिन सर ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है इस बीन क्लास को मैनेज करने के लिए? तो द मेन टास्क ऑफ आईओसी आर, तो कौन कौन से टास्क है? टू क्रिएट द to create an object of application, to create an object of class, ऐसा लिख देते हैं तो बार बार। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, अब ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर भी तो करना है, तो कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड का यूज करके, स्टैटिक फैक्ट्री मेथड का यूज करके। अच्छा, ये कंफ्यूज हो रहे होगे ना आप, स्टैटिक फैक्ट्री बोल दिया तो जैसे मान लो ए क्लास है, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू ए क्लास ने किसको कॉल किया, गेट ओबीजे नाम के मेथड को। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कैसे बना, स्टैटिक फैक्ट्री मेथड से बना। स्टैटिक फैक्ट्री कैसे बना, अगर कोई क्लास किसी मेथड को कॉल कर रहा है और उस मेथड के थ्रू उसी क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है तो इसको बोला जाता है स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। ठीक है जी, इसे कहा जाएगा स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। अपनी ही क्लास, अपने ही किसी मेथड को कॉल करके ही अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो इसको कहा जाता है स्टैटिक फैक्ट्री मेथड के थ्रू बनाया गया ऑब्जेक्ट। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली ऐसा लिखते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के मैं टाइप बता देता हूँ, थोड़ा सा याद भी आ गया मेरे को। एक होता है नेम्ड ऑब्जेक्ट, जो अभी अभी मैंने क्रिएट किया था, नेम्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टाइप बता रहा हूँ कितने तरीके से बनते हैं, नाम लिख के हम बना सकते हैं, नेमलेस बना सकते हैं, नेमलेस ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फैक्ट्री मेथड के थ्रू बना सकते हैं, इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड के थ्रू बना सकते हैं। आमतौर पर जो आप पढ़ाते हैं वो सिर्फ ये दो ही बता देते हैं, इन दोनों के बारे में नहीं बताते, ठीक है। लेकिन जब आप खुद ही समझ गए कि अभी मैंने आपको स्टैटिक फैक्ट्री मेथड के बारे में बताया तो कहाँ पर यूज हुआ, जब स्प्रिंग पढ़ा, मतलब जब हमने कोर कंप्लीट कर लिया, एडवांस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब फ्रेमवर्क पे आए तब जाके समझ में आया कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी बनता है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट को बनाने के चार तरीके होते हैं। अच्छा, वापस आते हैं मेन टास्क ऑफ आईओसी के, कैसे ये आईओसी मैनेज करेगा एप्लीकेशन बीन क्लास को। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बीन क्लास, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या करें, उसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन का काम भी कौन करेगा, आईओसी, कॉन्फ़िगरेशन दी ऑब्जेक्ट ना। और क्या काम करेगा, अब जो आपका आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी डिपेंडेंसी को तो कॉल करेगा। जैसे कि मैं अगर स्प्रिंग यूज कर रहा हूँ, स्प्रिंग कोर की मुझे डिपेंडेंसी चाहिए, तो उसकी जो क्लास बनी है वो क्लास कैसे पहचानेगी कि ये मेरी बीन क्लास या ये बीन क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर असेंबल करने का काम भी कौन करेगा, आईओसी ही करेगा। मतलब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम आईओसी करके देगा। ठीक है, तो आईओसी का काम, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, कॉन्फ़िगर द ऑब्जेक्ट, असेंबल द डिपेंडेंसी बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ अब सर ये भी समझ में आया
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चैट पे लिख के बताओ। मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है अभी। ओके, तो टास्क भी समझ में आए, लेकिन सर ये टास्क कब अप्लाई करेगा आईओसी? टास्क कब अप्लाई करेगा? तो भाई मैंने अभी बताया था, प्रोसेस ऑफ टीआई, यानी कि जब डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा तभी तो ये सारी प्रोसेस होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखे कि आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इट इंजेक्ट द डिपेंडेंसीज when a bean class is created and manage 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 the bean life cycle during the program execution. ओके, कब होगी ये सारी चीजें? तो एक ही पॉइंट में आप ध्यान रखिए, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, अब ये आईओसी दिखता कैसा है सर? ये भी हमें पता पड़ गया कि ये इंजेक्ट कर देता है डिपेंडेंसी को जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस तीन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि सर कितने, मान लेते हैं हमारे पास 10 तीन क्लास बनी हुई है, 10 पोजो क्लास बनी हुई है, तो बताना तो पड़ेगा कि ये पोजो क्लास है जिसका नाम एम्प्लॉय है, ये पोजो क्लास है जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है, ये पोजो क्लास है जिसका नाम कुछ भी। तो हमें कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा भाई साहब कि ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी क्लास का बनाना है, एम्प्लॉय क्लास का बनाना है, बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल किस फॉर्म में होगा? इट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन context डॉट XML फाइल। किस फॉर्म में होगा? आपने अगर सुना होगा या देखा होगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट XML, तो यही है आपका आईओसी। ठीक है, यहीं पर ही आपको देना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके लिखे तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट कैन बी आइदर XML फाइल, आप XML फाइल बना सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट XML, या तो आप कोई जावा की फाइल भी क्रिएट कर सकते हो डिपेंडेंसीज देने के लिए या बताने के लिए किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है जी, तो ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब थोड़ा सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देख लेते हैं, आपको समझा दिया था मैंने यहाँ पर डायग्राम से, प्रोग्राम से। नाउ अलग से देख लेते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन है डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना ताकि प्रोग्राम जो डेवलपर बनाता था वो ही ऑटोमेटिकली स्प्रिंग आईओसी कर दे। तो मतलब पता कैसे पड़ेगा कि वहीं पर जाके ही हमें क्रिएट करना है या इस पोजीशन पे हमें क्रिएट करना है या इसके लिए हमें क्रिएट करना है? तो नथिंग बट ये एक डिजाइन पैटर्न ही है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ डिजाइन पैटर्न, ये डिजाइन पैटर्न जिसका काम क्या है? दैट रिमूव्स द डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, डिपेंडेंसी कम से कम होगी तो दो क्लासेस या दो से ज्यादा क्लासेस के बीच में जो कपलिंग है वो कैसी रहेगी? लूज रहेगी। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आईओसी। अभी हमने पढ़ा था आईओसी। आईओसी uses dependency injection to manage the component that make up an application. As he uses TI to manage the component that makes up an application. तो IOC क्या यूज करता है? TI अपने प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को
मैनेज करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर लगभग हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया थ्योरेटिकल पॉइंट। अच्छा, हमारा बचा हुआ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम हम एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में ना कल, उसमें हम प्रोग्राम, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट तो हो गया, अब प्रोग्राम में क्या क्या चीजें यूज होती है, कौन से क्लासेस कौन से इंटरफेस होते हैं, तो वो एक ही क्लास में मैं आपको बता दूंगा, और कितनी तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी जाती है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके। तो